वास्तुशास्त्र मकान का शास्त्र है, भूमि का शास्त्र है, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का शास्त्र है। ये एक मास्टर शास्त्र है और ये एक इंडिपेंडेंट शास्त्र है। आप शायद ये कहेंगे कि मैं भक्ति बहुत करता हूँ, मैं चैरिटी बहुत करता हूँ, मैं हार्डवर्क करता हूँ, मैं लॉन्ग आवर्स काम करता हूँ, किसी को भी मदद करने का चांस मिलता है तो मदद करता हूँ, इसलिए मेरे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर ऐसा आप मानते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र जो है वो एक इंडिपेंडेंट शास्त्र है। उसे आपकी भक्ति से, आपकी चैरिटी से, आपके हार्डवर्क से, आपके कमिटमेंट से, आपके लॉन्ग आवर्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मकान वास्तु आधारित है और आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं तो भी आपको प्रगति देगा, और अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं आपने ज़िंदगी में, लेकिन अगर आपका मकान वास्तु दोष से भरा है या उसमें जो वास्तु दोष है वो वास्तु दोष आपको लागू पड़ता है, आप अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए वास्तु दोष की माफ़ी नहीं मिलती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र मास्टर शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से ही काम करता है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो 9 प्लैनेट्स का शास्त्र है और वास्तुशास्त्र जो है वो 5 एलिमेंट्स का शास्त्र है। आपका जो मकान है वो आप परिवर्तन कर सकते हैं उसके अंदर। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका किचन सही जगह नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर का मुख्य द्वार सही नहीं है, इस द्वार को यहाँ ना हो करके यहाँ होना चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप गलत कमरा इस्तेमाल करते हैं तो आप सही कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक बार जानकारी दी जाती है कि ये कमरे में आपको सोना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा रूम गलत जगह पर रखी गई है तो आपको बताया जाए कि भाई प्रभु को ये जगह ज़्यादा प्रिय है, जिस जगह पर आपने रखा है प्रभु को वो जगह प्रभु को प्रिय नहीं है, तो आप वो पूजा प्लेस एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर माफ़ी मांगकर चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्ज कर लो कि आपकी उम्र 50 साल की है। 50 साल पहले आपने जब जन्म लिया था तब उस वक्त नक्षत्र जो थे, तारे और सितारे की जो पोजीशनिंग थी वो पोजीशनिंग ऐसी थी। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है। और ग्रह जो है वो अपनी चाल चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, हर बार अपनी चाल चलते हैं, हर मिली सेकंड वो बदलते रहते हैं। लेकिन 5 साल में, 7 साल में ग्रहों की चाल बदल के चाहे बुरी हो गई चाहे बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आया। आप कहते हैं कि 3 जनरेशन से हमारी हालत ऐसी ही है, हमारे पिताजी भी दुखी थे, उनके पिताजी भी दुखी थे, हम भी दुखी हैं, तो क्या नहीं बदला? जन्म पत्री बदल गई, स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशनिंग बदल गई, तो एक चीज नहीं बदली। वो क्या नहीं बदला? कि आपका मकान, जिस मकान में आप रहते हैं वो नहीं बदला। उसकी जो व्यवस्था है वो जैसी है वैसी है पिछले 50 साल से 60 साल से, और आपकी परिस्थिति भी वैसी है पिछले 50 साल से 60 साल से। तो एक चीज आप बदल सकते हैं, वो है आपके मकान की व्यवस्था। आप किस समय पैदा हुए वो आपके हाथ में नहीं था और आज भी नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक अलग प्रकार का शास्त्र है। वो आपको सिर्फ ब्रीफिंग देता है कि भाई आपकी जो कुंडली है वो A+A है, चाहे B+B है, चाहे C+C है। वो आपको ब्रीफिंग देता है कि भाई आपकी कुंडली B+ है, A++ के सपने मत देखना। वो आपको ब्रीफिंग देता है कि आपकी लव मैरिज है तो अरेंज मैरिज का प्रयास मत करना। वो आपको ब्रीफिंग देता है कि आपकी ज़िंदगी के इतने साल अच्छे हैं, इतने साल बुरे हैं, इतने साल एवरेज है। वो आपको ब्रीफिंग देता है कि ये राशि आपकी शत्रु राशि है, ये राशि आपकी मित्र राशि है। वो आपको ब्रीफिंग देगा कि आपकी एजुकेशन ऐसी होगी। वो आपको ब्रीफिंग देगा कि आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है। परिवर्तन तो आपके जीवन में वास्तुशास्त्र ही ला सकता है, क्योंकि 90% आपके जो दोष हैं
वो आपको वास्तु दोष से लगते हैं। चाहे आपका डिवोर्स हो रहा है, चाहे आपका सेपरेशन हो रहा है, चाहे आपको कोर्ट मैटर आ रही है, चाहे आपको बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे आपको बिजनेस में प्रगति नहीं हो रही है, चाहे आपको जॉब में यश नहीं मिल रहा है, जो भी आपके दिनचर्या की जो रेगुलर रूटीन में इंसान को तकलीफें आती हैं, वो सारी तकलीफें ग्रहों के माध्यम से ना आकर के आपके वास्तु दोष से आती हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र को फिर एक बार मैं कहूँगा आप लोगों से कि वास्तुशास्त्र मास्टर शास्त्र है। इसमें छोटे मोटे परिवर्तन ला करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ग्रहों की चाल जो है वो तो हर मिनट बदलती रहती है और उसमें वो आपके हाथ में नहीं है कि आप कुछ कर सके। 90% बीमारी जो है वो वास्तु दोष से आती हैं। आज की तारीख में अलग अलग प्रकार के मकान बनते हैं, डिज़ाइनर मकान जैसे हम कहते हैं। तो डिज़ाइनर मकान जो हैं वो टेढ़े मेढ़े बनते हैं, उसमें कभी भी लाइन जो है वो सीधी नहीं खींची जाती है। आप ही के नेपाल में मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें हैं वो चकोर बनी हुई हैं, उसके 4 कोने इंटैक्ट हैं। लेकिन अभी जो डिज़ाइनर बिल्डिंगें बन रही हैं वो टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें कोई कोना बढ़ा दिया जाता है, कोई कोना काट दिया जाता है। इस प्रकार की जब बिल्डिंगें बनती हैं तो उसमें वास्तु दोष आने लगता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र इस बात का प्रचार करता है और इस बात के लिए बहुत जोर दे करके कहता है कि चूंकि सारा शास्त्र 4 कोने पर निर्धारित है, 4 कोने इंटैक्ट होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। लेकिन जब आप कोई कोना काट देते हैं तो वो कोना जो है उसकी अपाहिजता आपको लग जाती है। फर्ज कर लो कि आपने ईशान कोना अपने मकान में काट दिया, तो ईशान कोना जब कट जाता है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट का कोना कहते हैं, जहां नॉर्थ और ईस्ट की दिशाएं इकट्ठा हो जाती हैं, उसे नॉर्थ ईस्ट कोना कहते हैं, ईशान कोना कहते हैं। अब अगर वो ईशान कोना काट दिया तो वो जो हिस्सा है वो मकान का सिर है, तो आपने पूरा सिर ही काट दिया। जब सिर काट देते हैं तो पार्किंसन जैसी बीमारी आ सकती है, माइग्रेन जैसी बीमारी आ सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस आ सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन के रिलेटेड कोई बीमारी आ सकती है, इनडिसिसिव हो जाता है आदमी, डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि आपके मकान का सिर नहीं है तो जाहिर है आप डिसीजन लेने में आपको तकलीफ आ रही है, और अगर आप लेते हैं तो वो डिसीजन गलत हो जाता है। तो आपका मकान का सिर कट जाने से हेड रिलेटेड, ये जो सिर का हिस्सा है, इसके रिलेटेड कोई भी समस्या आ सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसी है कि वास्तु जो है वो जागृत होता है 21 महीने के बाद, 7 साल के बाद और 15 साल के बाद। तो क्या होता है कि आप समझो किसी मकान में रह रहे हो और 7 साल आपको बीत गया है। 7 साल के बाद फर्ज कर लो कि आपके घर में किसी को पैरालिसिस हुआ, तो आप कहते हो अच्छा जी ये पैरालिसिस मकान के चलते नहीं हुआ, क्योंकि इस मकान में तो मैं 7 साल से रहता हूँ। फर्ज कर लो आपके 7 साल के बाद किसी को माइग्रेन हुआ, तो आप कहोगे अच्छा जी ये मकान से रिलेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि इस मकान में तो मैं 7 साल से रहता हूँ, तो ये तो आज मुझे तकलीफ हुई। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मकान जागृत होता है 21 महीने के बाद, 7 साल के बाद और 15 साल के बाद। ये इसकी फिक्स अवधि है, ये इसका फिक्स टाइम स्पैन है। इसी टाइम स्पैन में मकान जागृत होता है। फर्ज कर लो कि आप 98 में किसी मकान में गए और वो मकान वास्तु दोष वाला था, तो आपको सीधा हिसाब ये लगाना है कि 2005 में मेरे साथ क्या घटना घटी, या दूसरी अवधि है 15 साल की, तो 98 में अगर आप गए तो 2013 में आपके साथ क्या घटना घटी। 7 साल और 15 साल के रिलेटेड अगर आपके घर में कोई अप्रिय घटना घटी है तो ये मान के चलना ये घटना नहीं घटने वाली थी। ना तो इसको कर्मों से कोई लेना देना है, ना इसको ग्रहों से कोई लेना देना है। ये घटना फक्त और फक्त वास्तु दोष से घटी है। ये आपको 7 इयर्स और 15 इयर्स की आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और जब आप ये देखते हैं कि 7 इयर्स के बाद या 15 इयर्स के बाद आपके जीवन में ये घटना घट गई है, तो आप समझ लेना कि वो वास्तु दोष जागृत हो गया है और अब उसने आपको हिट कर दिया है। कई लोग अगर आप देखेंगे कि भाई फर्ज कर लो कि एक पिताजी ज्योतिष शास्त्री के पास गए, 20 साल की उम्र में 20 साल की या 21 साल की लड़की हो गई उनकी, तो वो ज्योतिष शास्त्री के पास गए और ज्योतिष शास्त्री से कहा कि भाई मेरी बेटी 21 साल की हो गई है, मुझे इसका ब्याह कराना है, आप ज़रा बताइए कि इसका ब्याह कब है।
तो ज्योतिष शास्त्री कहेंगे कि अप्रैल में इसका ब्याह हो जाएगा। अप्रैल बीत गया, ब्याह नहीं हुआ। फिर से उस ज्योतिष शास्त्री के पास गए कि भैया आपने कहा था कि अप्रैल में ब्याह हो जाएगा, ब्याह तो नहीं हुआ। तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, देखिए अगस्त में एक योग बन रहा है, अगस्त में ब्याह हो जाएगा। अब अगस्त भी बीत गया, ब्याह नहीं हुआ। तो ये जो भाई साहब थे, जो लड़की के पिता थे, इनका ज्योतिष पर से विश्वास उठ गया और ये किसी और ज्योतिष के पास गए। उस ज्योतिष ने 2 या 3 योग निकाल दिए। तीसरे ज्योतिष के पास गए, उसने भी 2-3 योग निकाल गए। सबने कहा ब्याह होगा, ब्याह होगा, ब्याह होगा, लेकिन ब्याह नहीं हुआ। और लड़की 28 साल की हो गई और घर में बैठी है। जितने भी योग बताए गए थे ये सारे योग सही थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्री ने जो योग बताए वो किसी न किसी कैलकुलेशन, किसी न किसी साइंस, किसी न किसी मैथमेटिक्स के आधार पर बताए। लेकिन हकीकत यह है कि वो लड़की आज भी माँ बाप के घर में बैठी है, उसका ब्याह नहीं हुआ। तो ये ब्याह क्यों नहीं हुआ? तो वास्तु दोष की वजह से ब्याह नहीं हुआ। जितनी भी लड़कियां ईशान कोने में सोती हैं उनका ब्याह 28 साल की उम्र तक नहीं होगा। 28 साल के बाद उनका ब्याह होगा। ब्याह होने के बाद 70%, 100 में से 70 लड़कियां वापस माँ के घर, चाहे सेपरेशन में चाहे डाइवोर्स में वापस आएंगी आएंगी आएंगी। इससे वो बच नहीं सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा वास्तु दोष है जिससे कोई नहीं बच सकता। इनफैक्ट कोई भी वास्तु दोष जो है उससे कोई नहीं बच सकता है। कोई भी अच्छे वास्तु से लाभ से वंचित नहीं रह सकता, कोई भी खराब वास्तु दोष से वो बच भी नहीं सकता है। वास्तु दोष, वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिससे आप बच नहीं सकते। फर्ज कर लो कि एक कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, और वो ईशान कोने के कमरे में जाके रहने लगा, क्योंकि परिवार में जो घर था, 2 भाई थे, एक बहन है, माँ बाप हैं, चाचा है, चाची है। परिवार के अंदर जो रूम खाली था वो ईशान का था। और इस जोड़े को, जिन्होंने जल्दी से अभी अभी शादी की है, ये इनको ईशान का कमरा दिया गया। ईशान का जो कमरा है वो वाटर एलिमेंट है। बच्चा पैदा करना जो है वो फायर एलिमेंट का काम है। वाटर जो है वो फायर से ज्यादा ताकतवर है। वाटर एलिमेंट फायर को अपना काम नहीं करने देगा। अगर ये जोड़ा, न्यूली मैरिड कपल, वाटर एलिमेंट में जाके सोता है तो उनके बच्चे का योग न के बराबर है, उनको बच्चा नहीं होगा। अब आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो लोग होते हैं जिनकी शादी को 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 9 साल हो गया, बच्चा चाहिए इनको और बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये दर दर भटकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं, किसी धर्म शास्त्री के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। जिसने जहां तरफ उंगली दिखाई कि भाई आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, ये वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक आस होती है कि मुझे बच्चा चाहिए, इसने इशारा किया है, यहाँ से बच्चे का योग बनता है, मैं वहां जाऊं, आशीष लेके आऊं, मेरे को बच्चा होगा। लेकिन 40-45 साल की उम्र तक इनको बच्चा नहीं होता है। और इनके मन में एक सवाल रह जाता है कि हर किसी ने कहा कि बच्चा होगा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि बच्चा नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा स्पर्म काउंट बरोबर है, बाकी सब बरोबर है। ज्योतिष ने कहा कि बच्चे का योग है, 2 बच्चे का योग है। शास्त्रियों ने कहा 2 बच्चे का योग है। तो ये बच्चा गया कहाँ? इनको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि मुझे बच्चा होगा होगा होगा। ये सबने कहा, सबने आस बंधाई, हमने आधी जिंदगी दरवाजे खटखटाए, लोगों के यहाँ जा जाकर कितना पैसा खर्चा किया, लेकिन फिर भी हमें बच्चा नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बच्चा नहीं हुआ क्योंकि ये वास्तु दोष की वजह से नहीं हुआ। जल तत्व ने अग्नि को काम करने ही नहीं दिया। बच्चा पैदा करने का काम जो है वो अग्नि का है, और अगर आप जल तत्व में जाके बैठोगे, सोओगे, तो अग्नि अपना काम नहीं कर पाएगी। मुर्गी जब अंडे के ऊपर बैठती है तो वो ऐसे ही नहीं बैठती है। वो मुर्गी अंडे को गर्म सेक देती है, हीट देती है, वार्मथ देती है, तब वो बच्चा पनपता है। तो बच्चा पैदा करने के लिए वाटर एलिमेंट के कमरे में अगर आप सोएंगे तो आपको वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे कपल्स को अग्नि कोने का कमरा लेना चाहिए। अग्नि कोने के कमरे में जब वो जाएंगे तो फर्स्ट 2 महीना 3 महीना तो शरीर के अंदर जो वाटर एलिमेंट की ऊर्जा है उसको डिस्चार्ज करने में लगेगा। दूसरे 2 महीने में अग्नि की ऊर्जा चार्ज हो जाएगी, और ये लोग 5वें महीने में, 6ठे महीने में जरूर 100%, 500% ये मिठाई बांटते फिरेंगे कि भाई
हमें खुशी मिली है, खुशी का समाचार मिला है और हम अब प्रेग्नेंट है ये लेडी, और ये लेडी को अब बच्चा होगा। ईशान कोने में प्रेगनेंसी आती है लेकिन एबॉर्शंस भी आते हैं। तो अगर आपके किसी परिवार में, किसी पहचान वाले में ऐसा आपने देखा है कि ये लेडी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है या 2 या 3 बार एबॉर्शन हो गया है, तो आप मेहरबानी करके उनको बोलो कि आप चेक कीजिए कि कहीं आप ईशान कोने में तो नहीं सो रहे हैं। अगर कोई बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है तो आप उनको प्लीज बोलो कि चेक कीजिए कि कहीं आप ईशान कोने में तो नहीं सो रहे हैं। तो वास्तु दोष जो है वो आपको, आपके ग्रहों में कितने भी बच्चे लिखे होंगे, आपके ग्रहों में कितनी भी शादियां लिखी होंगी, लेकिन वो होने ही नहीं देगा। तो बीमारियां जो हैं, जैसे ईशान कोने में, फर्ज कर लो ईशान में सिर है, अब ईशान में सिर है और वहां एक बहुत बड़ा कपबोर्ड आपका 20 साल से पड़ा है। अब सिर के ऊपर 20 साल से कपबोर्ड पड़ा हुआ है और वो वास्तु पुरुष के सिर पे पड़ा होता है, वो कपबोर्ड वहां पड़ा है, तो वास्तु पुरुष को पीड़ा होती है। अब वास्तु पुरुष ये कैसे बताएगा कि मुझे पीड़ा हो रही है? उसे जाहिर है परिवार में किसी एक व्यक्ति को सिर दर्द देना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि भाई वास्तु पुरुष को सिर दर्द हो रहा है। तो जैसे ही आप वहां से कपबोर्ड हटाएंगे, 5 फुट हटा लीजिए, 7 फुट हटा लीजिए, दूसरे कमरे में ले जाइए, 72 आवर्स में, 72 आवर्स से पहले जिस व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है वो कहेगा कि मुझे तो याद भी नहीं कि मुझे कभी सिर दर्द होता था। वो सिर दर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कपबोर्ड जो है, हेवी कपबोर्ड जो है, वो ईशान कोने में पड़ा हुआ है, वास्तु पुरुष के सिर पे पड़ा हुआ है। वास्तु पुरुष रिलैक्स तो आप रिलैक्स। एक और उदाहरण बता दूं कि चमड़ी के रोग होते हैं, तो लोगों को चमड़ी के रोग होते हैं तो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि भाई मुझे ये चमड़ी का रोग हो गया है, एक्जिमा हुआ या जो भी रोग हुआ, तो डॉक्टर दवाई देगा, दवाई लेगा, वो ठीक हो जाएगा। तो चमड़ी का रोग आया कहाँ से? डॉक्टर ने तो चमड़ी का रोग आया, उसको ट्रीट किया। वास्तुशास्त्र क्या करता है? चमड़ी का रोग कहाँ से आया वहां हमला करता है। तो चमड़ी का रोग कहाँ से आता है? अगर आपके घर में कोई भी दरवाजा खोलते वक्त या बंद करते वक्त जमीन से अगर घिसता होगा तो वास्तु पुरुष वहां सो रहे हैं। हर बार जब आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, तो वास्तु पुरुष की जो स्किन है उस स्किन के ऊपर रैशेज आते हैं। वास्तु पुरुष कहता है कि मुझे ये स्किन के ऊपर रैशेज आ रहे हैं, मुझे खून भी निकलने लगा है अभी, प्लीज आप कुछ कीजिए, ये दरवाजा लिफ्ट कीजिए ताकि मैं चैन से सो सकूं। तो वो कैसे बताएगा वास्तु पुरुष? जाहिर है उसे किसी को एक स्किन प्रॉब्लम देना पड़ेगा। स्किन प्रॉब्लम जिसके भी घर में है, मेहरबानी करके आप चेक कर लीजिए कि आपके घर में कोई दरवाजा जमीन से घिसता होगा, और अगर ऐसा है और आपके घर में स्किन प्रॉब्लम है तो सुथार को बुलाइए, कारपेंटर को बुलाइए, कास्ट का जो काम करता है उसे बुलाइए और उससे कहिए कि दरवाजा उतार के उसको अपना इरेज कर दीजिए, जो भी ज्यादा हिस्सा है उसको निकाल के वापस दरवाजा लिफ्ट कराइए ताकि दरवाजा खोलने में, बंद करने में आसानी हो जाए। आप इतना कर लीजिए, 21 दिन में आपका चमड़ी का रोग चला जाएगा। आपको ये पता ही नहीं है कि 90% बीमारियां, किडनी फेल होना, घुटनों में दर्द होना, पाँव में दर्द होना, कई घर ऐसे होते हैं उस घर में लेडीज को रात को सोने के वक्त उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पाँव खींच रहे हैं, उनके पाँव में बहुत दर्द होता है। कितनी भी वो पेन किलर लेंगे वो पाँव का दर्द नहीं जाएगा। वो पाँव का दर्द तब ही जाएगा जब वास्तु दोष ठीक होगा। नैऋत्य कोने में जब एक्सटेंशन होता है तब ये पाँव खींचते हैं। नैऋत्य कोने में जब पानी, बर्तन धोने की जो व्यवस्था होती है, घर से बाहर गड्ढा होता है वहां, तब पाँव में दर्द होता है। वो गड्ढा बंद कर दीजिए, वहां से पानी की व्यवस्था हटा दीजिए, 72 आवर्स में आपका पाँव का दर्द गायब हो जाएगा। और नहीं करोगे तो वही दर्द कितनी भी दवाइयां लेने के बावजूद आपको लगा ही रहे। हार्ट अटैक वास्तु दोष से आता है, पीठ का दर्द वास्तु दोष से आता है, एसिडिटी वास्तु दोष से आती है, बच्चा नहीं होना वास्तु दोष से आता है। नेपाल में, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से हर घर में सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है और ज्यादातर घरों में घर के अंदर सेप्टिक टैंक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जिनके भी घर में मकान के सेंटर में
मकान के सेंटर में अगर सेप्टिक टैंक है तो हनुमान जी के नाम से हवन करवाइए, उस सेप्टिक टैंक को बंद कीजिए और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में वो सेप्टिक टैंक ले जाइए, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वो सेप्टिक टैंक ले जाइए। लेकिन ईशान कोने में, ब्रह्म में और नैऋत्य में ये सेप्टिक टैंक अगर है तो या तो आप फाइनेंशियली ख़त्म हो जाओगे या तो आप हेल्थ से ख़त्म हो जाओगे। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है। साउथ वेस्ट में अगर आपकी सेप्टिक टैंक है तो आप फाइनेंशियली कभी ग्रोथ नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इतना ही कमा पाओगे, मेहनत करो मेहनता ना ले आओ, मेहनत करो मेहनता ना ले आओ, मुनाफे की बात अभी आप कभी नहीं कर सकते, बल्कि आपको कर्जा हमेशा रहेगा, चाहे वो 500 रुपये का हो, 5000 का हो, 5 लाख का हो। साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक, साउथ वेस्ट में वाटर टैंक, साउथ वेस्ट में बोरहोल, साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल, साउथ वेस्ट में सोक पेट आपको कर्जे में रखेगा रखेगा रखेगा। ब्रह्म स्थान के अंदर पेट के बल अगर सेप्टिक टैंक है तो फिर तो आपके रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बच्चा नहीं होगा, आपके किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दरिद्रता लागू पड़ती है। गड्ढा किसके होता है पेट में? एक आदमी जिसने 26 दिन 27 दिन 30 दिन खाना नहीं खाया, गरीब आदमी है, उसके पेट में गड्ढा होता है। अगर आपके मकान में गड्ढा है तो आपको दरिद्रता लागू पड़ेगी, सिंपल है। तो आप गलत जगह पे सेप्टिक टैंक मत रखिए। लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी परिवर्तन करने से पहले हनुमान जी का हवन शनिवार को या मंगलवार को करना आवश्यक है। इसमें कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। अगर आपने हवन किए बगैर कोई भी परिवर्तन किया तो मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए की हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आपको आएगा। घर में कोई भी एक व्यक्ति होगा जो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा और 2 से 3 लाख का खर्चा करके वापस आ जाओगे। और हनुमान जी का हवन तो बाकी उधार रहा, वो तो करना ही पड़ेगा बाद में भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90% की जो बीमारियां हैं वो वास्तु दोष से आती है, आपके कर्मों से नहीं आती है, आपके ग्रहों के दोष से नहीं आती है, सिर्फ वास्तु दोष से। ग्रह जो है वो सारे देव हैं। देव किसी को कोई दुख नहीं दे सकते, देव के पास देने को दुख है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ 20,000 रुपया आप मुझे दीजिए, अगर आपके जेब में 20,000 है तो आप मुझे देंगे, अगर 20,000 नहीं है तो आप नहीं देंगे। तो देव के पास दुख है ही नहीं, तो दुख देंगे कैसे आपको? देव कभी दुख नहीं देते, देव सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। और ग्रह जो है वो सारे देव हैं। मंगल देव है, गुरु देव है, सूर्य देव है, चंद्रमा है, बुध देव है, शनि देव है, शुक्र आचार्य है, वो भी गुरु की पदवी है। दुख सिर्फ दे सकता है राहु, और राहु का इलाज कोई करने को राजी नहीं है। कोई भी ज्योतिष शास्त्री, कोई भी पंडित राहु का इलाज नहीं करेगा। राहु का इलाज करेगा तो आपका राहु उसको लागू पड़ेगा, इसलिए राहु का इलाज कोई नहीं करता है। सब आपको प्रोटेक्शन देते हैं। समस्या देने वाला सिर्फ राहु है और राहु को कोई छूता नहीं है। अगर आपको किसी डॉन की धमकी मिली है तो आप पुलिस में जाओगे। पुलिस का काम क्या है कि उस डॉन को पकड़ के जेल में डाल दे। पुलिस उस डॉन को कभी नहीं पकड़ेगी, पुलिस आपको 4 कमांडो दे देगी, आप सुरक्षित हैं। अरे भाई मुझे कमांडो नहीं दो, उस डॉन को पकड़ के जेल में डालो। पुलिस कहेगी नहीं जी हम उस डॉन को नहीं पकड़ सकते, वो तो बहुत बड़ा डॉन है, हम आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं ज्योतिष शास्त्री, दूसरे शास्त्री, ये आपको 4 कमांडो दे देते हैं। वो कहेंगे गुरु पहन लो, मंगल पहन लो, चंद्र पहन लो। अरे भाई समस्या राहु की है, राहु का इलाज करो ना। नहीं, कमांडो दे रहे हैं हम आपको, तो आपको सिर्फ कमांडो देते हैं। वो राहु जहां बैठा है वो अपना आराम से घूम रहा है, ये काम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारियां 90% जो है वो वास्तु दोष से आती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में वास्तु आधारित मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा वास्तुशास्त्र को जैसे देखा जाता है वो इस तरह से देखा जाता है, इन द गिवन सिचुएशन। फर्ज कर लो कि किसी का प्लॉट है, टेढ़ा मेढ़ा आकार है, तो सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि भाई ये जो प्लॉट है ये टेढ़ा मेढ़ा आकार है, तो प्लॉट अच्छा नहीं है, या प्लॉट एवरेज है, या प्लॉट गुड है। अगर प्लॉट अच्छा नहीं है तो उस प्लॉट का निवारण करके वास्तु आधारित निर्माण उस भूमि पर किया जा सकता है।
तो प्लॉट का वास्तु पहले ठीक करना है, भूमि के गुण पहले ठीक करने हैं, और उसके बाद वास्तु आधारित प्लान के अनुसार उस मकान के ऊपर निर्माण करना है। ऐसा करने से आप उसके दोष से मुक्त होते हैं और ये काम हो सकता है। 1000 में कोई एक ही प्लॉट ऐसा होगा जिस पे शायद हम मना करेंगे और ये कहेंगे कि आप इस पर मकान ना बनाएं तो अच्छा है। ये अगेन डिपेंड करता है कि किस आदमी के सपने कितने हैं। हमारे यहाँ एक आदमी आएगा, वो इतना गंदा प्लॉट लेके आएगा, इतना गंदा प्लॉट लेके आएगा, लेकिन जब उसको कहो कि भाई क्या अरमान रखते हो जिंदगी से, तो वो बोलता है कि मेरा अरमान तो यह है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूं। तो उसके अरमान से और ये प्लॉट की जो क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं, उससे वो मैच नहीं करता है। तो हम कहते हैं कि तू अमेरिका का प्रेसिडेंट से भी बड़ा बने नहीं बने, ये तो किस्मत की बात है, ये तो परमात्मा का लेखा जोखा है। लेकिन एक अच्छा प्लॉट लेके आ, फिर देखते हैं कि परमात्मा तुम्हें किस ऊंचाई पर ले जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया हो, हर भूमि को ठीक करके उस पर निर्माण किया जा सकता है। इसमें कोई ना नहीं है। शास्त्र जो है वो मानव जाति के लिए बना है, किसी विशेष प्रदेश के लिए नहीं बना है, और हर प्रदेश के अंदर वास्तुशास्त्र आधारित निर्माण किया जा सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं किया जा सकता। जो गलत मकान बनते हैं तो उसके लिए निवारण किए जाते हैं। ये यंत्र से भी निवारण होता है, और कई बार अगर संभव होता है तो हम क्लाइंट से कहते हैं कि आपके मकान में इतने इतने दोष हैं, ये दोष जो है ये तोड़फोड़ करके भी आप कर सकते हैं। अगर हमें दिखाई देता है कि ये तोड़फोड़ संभव है, और अगर हमें ये दिखाई देता है कि इतनी थोड़ी तोड़फोड़ करके बहुत प्रगति का रास्ता खुल सकता है, बहुत उन्नति का दरवाजा खुल सकता है, निरोगी शरीर मिल सकता है, तो हम क्लाइंट से एक बार तो ज़रूर कहते हैं, बल्कि 2 या 3 बार भी कहते हैं कि आप हमारी जवाबदारी के ऊपर तोड़ो और तोड़ के उसको दोबारा से निर्माण करो। आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, और इससे हमें भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि अगर आपको उससे लाभ मिलता है तो जाहिर है कि आप हमें आशीर्वाद देने वाले हो। तो हम बताते हैं कि तोड़फोड़ करके कीजिए, लेकिन जहाँ ये संभव नहीं होता है कि आप तोड़फोड़ कर पाओ, तो वहाँ फिर हम यंत्र से निवारण करते हैं, चांदी के तार से निवारण करते हैं, तांबे के तार से निवारण करते हैं, चांदी की पिन से निवारण करते हैं, तांबे की पिन से निवारण करते हैं, और वैदिक यंत्रों से हम निवारण करते हैं। पिरामिड तो एक मकबरा है। पिरामिड ऐसा है कि इजिप्ट के अंदर लोगों को ये भाव जगा था कि जो हमारे राजा हैं वो इतने अच्छे हैं कि अगर ये मर जाते हैं तो उनका ये भाव था कि अगर हम उनकी डेड बॉडी को सस्टेन कर सकते हैं 500 साल 700 साल तक, तो वापस जो उनकी स्पिरिट है वो बॉडी के अंदर आएगी और वो राजा फिर से जीवित हो जाएगा, और वही राजा अगर हमें फिर प्रजा को आगे बढ़ा के ले जाए। ये उनका एक भाव था। लेकिन तब ऐसे केमिकल्स नहीं थे, तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस डेड बॉडी को कैसे संभाल के रखा जा सके। तो किसी आर्किटेक्ट ने पिरामिड नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर 2 चीज़ें मिसिंग थी, और किसी भी बॉडी को डीके होने के लिए, मतलब अगर खराब होना है तो उसको ऑक्सीजन और मॉइस्चर अगर आए तो वहाँ एंजाइम्स आ जाते हैं, एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम्स एक्टिव होते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया आ जाती है, और जहाँ बैक्टीरिया आता है वहाँ फंगस आ जाता है। तो ये जो एक पिरामिड नाम का जो स्ट्रक्चर था वो डेड बॉडीज़ को सस्टेन करने के लिए था 500-700 साल तक। तो ये बेसिकली एक मकबरा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिरामिड का जिक्र हिंदू शास्त्र में नहीं है। पिरामिड का जिक्र हिंदू शास्त्र में नहीं है। पिरामिड वास्तु दोष निवारण यंत्र नहीं है। पिरामिड प्लास्टिक से बनता है। वास्तु शास्त्र में हम बात करते हैं एनर्जीज की। पिरामिड प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड एनर्जीज को डिस्प्लेस नहीं करता है, इम्बैलेंस नहीं करता है। शास्त्र ने जो भी यंत्र बनाए तो वो बनाए थे, राजाओं के लिए कहा गया था कि आप स्वर्ण यंत्र बनाएंगे। जो रजवाड़ा थे, राजा के अंडर में जो छोटे छोटे टाउन में रजवाड़े थे, उनसे कहा गया था कि आप चांदी के यंत्र बनाएंगे। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए कहा गया कि पंच धातु का यंत्र बनाएंगे। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए कहा गया कि तांबे का यंत्र बनाएंगे। और जो गरीब लोग होते थे, जिनके पास तांबे की भी सुविधा नहीं होती थी, पंच धातु की भी नहीं होती थी, उनके लिए कहा गया था कि भोजपत्र,
एक पेड़ होता है, उसका एक लीफ होता है, उसके तने में से एक लीफ निकाला जाता है, उसको भोजपत्र बोलते हैं। भोजपत्र 5 प्रकार के यंत्र की व्यवस्था वेदों में है। पिरामिड, प्लास्टिक, इसका जिक्र नहीं है वेद में। ये प्रोडक्ट है। किसी भी यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप हिंदू हैं तो आपने बेशक हिंदू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन हिंदू फैमिली में जन्म लिया, तो जब तक आप जनोई नहीं पहनते तब तक आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको बैप्टिज्म करवाना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सुन्नत करानी है। आपको सिद्ध होना पड़ता है। हर ग्रह को सिद्ध होना पड़ता है, हर यंत्र को सिद्ध होना पड़ता है। इन पिरामिड्स को सिद्ध कौन करता है? कोई नहीं करता है। ये प्रोडक्ट है। जैसे आप पकोड़े खरीदते हो, समोसे खरीदते हो, ऐसे आप काउंटर पे जाके पकोड़े खरीदते हो, ऐसे आप जाके पिरामिड खरीदते हो। इसको कोई सिद्ध थोड़ी करता है। सिद्ध होने से वो यंत्र बनता है, नहीं तो वो प्रोडक्ट है। आपका प्लॉट 600 फुट का है, या आपका प्लॉट 400 फुट का है, या आपका प्लॉट 1 लाख स्क्वायर फीट का है। वास्तुशास्त्र जिन तपस्वियों ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, विश्वकर्मा जी ने इसको आगे बढ़ाया, वो ऐसा बढ़िया शास्त्र है कि आपकी 100 फुट की दुकान भी वास्तुशास्त्र आधारित बन सकती है। आपका 400 फुट का मकान भी वास्तु आधारित बन सकता है। आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का मकान भी वास्तु आधारित बन सकता है। ऐसा नहीं है कि छोटा मकान वास्तु आधारित नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ, हम गुजरात में रहते हैं, वडोदरा में रहते हैं। हमारे यहाँ सूरत एक शहर है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो प्लॉट होते हैं वो 9 फुट बाय 150 फुट लंबे होते हैं। 9 फुट। आपका जो कमरा है वो 10 फुट का है, वो 9 फुट का प्लॉट और 150 फुट लंबा, 180 फुट लंबा। बंटवारा होते 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 वो जो 36 फुट का था, 2 भाई में 18 फुट हो गया, फिर 2 भाई में 9 फुट हो गया। ऐसे प्लॉट भी लेके आते हैं। तो लेकिन जब हम वास्तुशास्त्र के अनुसार नक्शा बनाना शुरू करते हैं तो हम भी बहुत चकित हो जाते हैं कि कैसे इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। तो शास्त्र ही ऐसा है, बहुत कमाल का शास्त्र है। इसमें मकान बन सकते हैं, वास्तु आधारित बन सकते, इसमें कोई शंका नहीं है। शास्त्र में जिक्र है, शास्त्र का कथन है कि स्लोप की महिमा बहुत ज़्यादा है। शास्त्र का कथन है कि मकान जो है या जो प्लॉट जो है वो दक्षिण से उत्तर का ढलान होना चाहिए, पश्चिम से पूरब का ढलान होना चाहिए, नैऋत्य से ईशान का ढलान होना चाहिए, अग्नि से वायु का ढलान होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोग हिमालय में रहते हैं, आप सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को दक्षिण का ढलान मिलता है। और दक्षिण का ढलान जो है वो शास्त्र के अनुसार वो गलत है। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि जिस राज्य में, जिस इलाके में, जिस कॉन्टिनेंट में भूमि का ढलान जो है वो जैसा प्रभु ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उसको कबूल करके चलना चाहिए। लेकिन शास्त्र ने कहा है कि आपके मकान का दक्षिण खुला नहीं होना चाहिए। आप लोगों के यहाँ हमने देखा है कि छत पर दक्षिण का हिस्सा हमेशा खुला रखते हैं, क्योंकि वहीं से धूप आती है। तो कपड़े सुखाने के लिए या धूप हासिल करने के लिए, जब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और धूप निकलती है, तो आप दक्षिण की तरफ जाके बैठते हैं, क्योंकि आपको धूप वहीं से मिलती है, तो बॉडी में थोड़ी गर्मी मिलती है और सुकून जैसा लगता है। इसलिए आप लोग दक्षिण खुला रखते हैं। ये आपके हिसाब से सही है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये गलत है। तो साउथ अगर खुला रखना भी है तो वास्तुशास्त्र के आधार पर जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो कुछ इस तरह से खोलते हैं कि जिससे आपको दोष भी ना लगे, कपड़े भी सूख जाए और आपको भी गर्मी मिल जाए।